तो बच्चों, आज आपको बायोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी हम देते हैं। तो जीव जगत, जैसे कि आप पहला अध्याय आपने पढ़ा है, तो जीव जगत को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग होता है जूलॉजी, एक भाग होता है बॉटनी, या कहें आप एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे कि भाई प्लांट किंगडम का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ग रखे गए हैं। अगर हम जीव जगत के एनिमल किंगडम की बात करते हैं और प्लांट किंगडम की बात करते हैं, तो ये दो वर्ग विभाजित करने का श्रेय वैज्ञानिक अरस्तु को जाता है। तो अरस्तु जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले जीव जगत को दो भागों में बांटा, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। ये आप पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन की, यानी कि पौधों के वर्गीकरण की। जो आपके पास क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। तो आपको पता है कि प्रोटिस्टा के बारे में हम बात कर चुके हैं, मोनेरा के बारे में बात कर चुके हैं, कवक के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि फंजाई के। अब चौथा जो हमारे पास किंगडम है वो है प्लांट किंगडम। तो आज हम इस प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे कि भाई प्लांट किंगडम आखिर है क्या और इसके अंतर्गत इसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो अनादिकाल से जैसे कि हमें पता है कि लगातार वैज्ञानिक कोशिश करते रहे कि पौधों का या जंतुओं का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाए। तो उसी तरीके से पौधों का वर्गीकरण भी किया गया है। तो पौधों के वर्गीकरण करते समय वैज्ञानिकों ने बहुत सारी बातों का ध्यान रखा, और इसके इतिहास को अगर देखते हैं हम, तो सबसे पहले जलीय पौधों के वर्ग को खोजा गया। ऐसे पौधे जो पानी में उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले ऐसे पौधों को खोजा गया, और ऐसे पौधों का सबसे पहला वर्ग होता है थैलोफाइटा, यानी कि शैवाल। तो प्लांट किंगडम को सबसे पहले वर्गीकृत किया वैज्ञानिक हैकलर ने। सभी प्रकार के वृक्षों के आर्थिक महत्व के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। यह वैज्ञानिक हैकलर ने बताया, और उन्होंने प्लांट किंगडम को अलग अलग वर्गों में विभाजित करने का काम किया। सन 1883 में हैकलर ने वनस्पतिक जगत को वर्गीकृत करने का काम किया। अब इन्होंने विभिन्न प्रकार के वर्ग दिए, और जो कि आज भी माने जाते हैं। आप हर क्लास में देखेंगे तो आप 8th से लेकर के ये शुरू होता है, तो इनके वर्गीकरण को हर जगह मान्यता मिली है। हम देखेंगे कि सबसे पहले प्लांट्स को दो भागों में बांटा जाता है, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी किसे कहते हैं? जो बिना बीज वाले पौधे होते हैं। और फेनेरोगैमी किसे कहते हैं? जो बीज वाले पौधे होते हैं। तो पहला क्रिप्टोगैमी बिना बीज वाला, दूसरा फेनेरोगैमी बीज वाला। क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं। ठीक है। थैलोफाइटा के अंतर्गत एल्गी यानी कि शैवाल, फंजाई यानी कि कवक, और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु आते हैं। फिर आता है ब्रायोफाइटा। उससे अब इसमें क्या है, जैसे जैसे पौधों का विकास होता रहा, प्लांट्स का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहा, वैसे वैसे आगे आगे विकसित होते रहे प्लांट्स। ठीक है। फेनेरोगैमिक के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। और एंजियोस्पर्म के भी दो प्रकार हैं, मोनोकैटिलिडन्स एक बीजपत्री और डाइकैटिलिडन्स द्विबीजपत्री। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। तो ये आपको समझना होगा। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत मोनिकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे आते हैं। तो
तो अब हम बात करते हैं एक एक करके इन सारे वर्गों की बारे में कि किस तरीके से वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले थैलोफाइटा आया था। थैलोफाइटा के अंतर्गत एल्गी यानी कि शैवाल सबसे पहले आया था। तो शैवालों का अध्ययन करते हैं हम। शैवाल जलीय जीव सबसे ज़्यादा हैं, ये जल में पाए जाने वाले हैं। और ये ध्यान रखेंगे आपकी थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, ठीक है, क्योंकि शैवाल, कवक, बैक्टीरिया इनकी संख्या प्रकृति के अंतर्गत बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं थैलोफाइटा ग्रुप के सदस्यों की, तो इनका जो शरीर होता है वह एक थैलस होता है, सुकाय। थैलस यानी कि सुकाय, यानी कि इनकी केवल बॉडी होती है, ना तो उसमें जड़ होता है, ना उसमें पत्ती होती है, ना उसमें तना होता है, ना उसमें फूल होता है, ना उसमें बीज होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये थैलस यानी कि केवल शरीर वाले जीव हैं, केवल शरीर ही शरीर होता है इनका। इसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज ये कुछ नहीं होते। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे शैवाल में आप देखते होंगे जो पानी में शैवाल होता है, तो क्या आप उसमें देखते हैं कहीं बीज होता है, कहीं फूल होते हैं, कहीं तना होता है? नहीं। तो उसी के बारे में हम अध्ययन करना। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी भी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इनका शरीर थैलस के आकार का होता है या सुकाय सदृश होता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो शैवाल, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि ये पानी में पाए जाते हैं, इनका शरीर शारीरिक अंगों में विभेदित नहीं होता है, यानी कि फूल, पत्ती, जड़, तना ये सब अंग शैवाल के अंतर्गत नहीं होते हैं। तो इतना आपने समझ लिया होगा। लाभदायक शैवाल की बात करेंगे तो अब शैवाल ये देखेंगे आप, शैवाल इस तरीके के होते हैं। तो शैवाल 3 प्रकार के हैं: लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल। रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो ये 3 प्रकार की शैवालों के। लाल शैवाल को हम रोडोफाइटा कहते हैं अंग्रेजी में, हरे शैवाल को क्लोरोफाइटा और भूरे शैवाल को हम कहते हैं फियोफाइटा। तो ये 3 कैटेगरी हैं रंगों के आधार पर शैवालों के प्रकार की। तो लाल शैवाल लाल सागर में पाया जाता है और इसी शैवाल के कारण लाल सागर का जो रंग है वो लाल होता है। और हरा शैवाल तो आपको पूरे संसार में कहीं भी देखने को मिल जाता है, आप देखते होंगे हरा शैवाल। और भूरा शैवाल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो शैवाल हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, लाल और भूरे शैवाल में कम मात्रा पाई जाती है, जबकि हरे शैवाल में अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। तो इतना आपने शैवाल के बारे में अध्ययन कर लिया होगा। तो लाभदायक शैवाल कौन कौन से हैं? भोजन के रूप में पोरफायरा अल्बा, आयोडीन बनाने में लैमिनेरिया, खाद्य के रूप में नॉस्टॉक, औषधि बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन, अनुसंधान कार्य में क्लोरेला से एसिटेबुलेरिया। तो ये लाभदायक शैवाल हैं। इस शैवालों के कुछ नाम। क्लोरेला क्या है? ये अंतरिक्ष यान के कार्बन के हौज में उड़कर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए उगाए जाते हैं। तो ये क्लोरेला शैवाल होते हैं। ठीक है, इतना भी आप समझ गए होंगे। तो ये लाभदायक शैवालों की सूची, और ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई, नाम तो याद आपको करने ही पड़ेंगे, कौन सा शैवाल किस रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ अधिकांशतः हम इन सब में आपको इनके लाभ बताने जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई क्या है? फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है।
माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान। कवक पर्णहरित रहित होते हैं, यानी क्लोरोफिल में नहीं होता है, सकेंद्रीय इनकी कोशिकाएं होती है और इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट के रूप में होती है। ये एक प्रकार के रोग होते हैं जो कवक के कारण से होते हैं। विभिन्न प्रकार की जो एलर्जी होती है वो भी, शरीर में जो एलर्जी होती है वो कवक के कारण से ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप कवक के बारे में समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एगेरिकस है, मशरूम, ये भी कवक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जितने भी आप मशरूम आप सब्जी में उपयोग करते हैं वो कवक का उदाहरण है। इसके अलावा आप 2-3 दिन तक कोई रोटी आप ऐसे ही किसी जगह पर रख देते हैं तो उस पर फफूंदी जम जाती है। तो फफूंदी क्या है? तो फफूंदी भी एक प्रकार का कवक ही है। ठीक है। तो और जो मकड़ी का जाल बनता है, ये भी जो जाल होता है मकड़ी का वो भी एक प्रकार का कवक ही है। ठीक है। तो नमी वाले स्थानों पर कवक बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। अब कवक से होने वाले कुछ रोगों के बारे में बात करते हैं। पौधों में कौन कौन से रोग इसकी वजह से होते हैं? गेहूं का ढीला स्मट, रस्ट ऑफ व्हीट, गन्ने का लाल अपक्षय, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, आलू का मस्सा रोग, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। तो आप देखेंगे कि विभिन्न पौधों में ये रोग फैलाने का भी काम करते हैं कवक। आपने देखा होगा कभी आपके शरीर पर मकड़ी का जाला लग जाए तो आपको खुजली होने लगती है, तो वो भी किसके कारण हो रही है? वो कवक के कारण हो रही है। आगे हम देखते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु। सबसे पहले जीवाणु की खोज 1683 में हॉलैंड के एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसीलिए इनको जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को। इसके अलावा उससे 1829 में एरहनबर्ग ने इन जीवों को जीवाणु का नाम दिया। 1812 से लेकर के 1892 के बीच में लुई पाश्चर ने जीवाणु के मदद से रेबीज का टीका, दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की। पाश्चराइजेशन का मतलब किसी भी चीज़ को जीवाणु रहित कर देना। आकृति के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहला बैसिलस प्रकार का जीवाणु, ये छड़नुमा होता है। दूसरा गोलाकार, जिसे हम कोकस कहते हैं, यह गोलाकार सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। तीसरा कौमाकार या विब्रियो बैक्टीरिया, ये अंग्रेजी के चिन्ह कौमा के आकार के होते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरी, जिसकी वजह से कि हैजा होता है, हैजा, कॉलरा। चौथा है इसका सर्पिलाकार या स्प्रिटम, ये भी जीवाणु का आकार का प्रकार है। दूध को अनेक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चुरीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण मतलब बैक्टीरिया रहित बनाना किसी भी चीज़ को। तो छड़ाकार हो गया, गोलाकार हो गया, कौमाकार हो गया और सर्पिलाकार हो गया। बैसिलस हो गया, कोकस हो गया, वाइब्रियो हो गया और स्प्रिटम हो गया। ये 4 प्रकार हैं आकृति के आधार पर जीवाणु के, जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। सबसे सरल शरीर वाले जीव हैं, इसलिए इनको सरल कहा जाता है। इस प्रभाग में लगभग, यानी कि इस संगठन में लगभग 25,000 जातियाँ सम्मिलित हैं। इसमें संवहन ऊतक यानी कि जाइलम फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। हालांकि एम्फीबिया तो जंतु वर्ग के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको वनस्पति समुदाय का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। इस समुदाय को पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं
इनमें भी विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि आगे आने वाले पौधों में आपको दिखेंगे। इनमें बहुत विशेष प्रकार के आपको इनका शरीर विविधित नहीं पाया जाता है, जड़, तना, पत्ती, लेकिन फिर भी ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्फैग्नम, जो कि ब्रायोफाइटा का एक उदाहरण है। मॉस भी कहा जाता है ऐसे पौधों को, और ये अपने भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। जो स्फैग्नम पौधा है ब्रायोफाइट्स, यह अपने भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। तो स्पंजी टाइप के होते हैं ये, ठीक है। इसलिए हमारी इन पौधों का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फैग्नम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, और स्फैग्नम मॉस जो होता है इसका एंटीसेप्टिक के रूप में भी औषधि विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने ब्रायोफाइट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपने ले ली। तो बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। इस समूह के पौधे नमी और छायादार स्थानों में, जंगल तथा पहाड़ों में अधिकता से पाए जाते हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि इस समूह के पौधों में जड़, तना, पत्ती और शाखाएं होती हैं, यानी उसमें इनका शरीर विभेदित रहता है। तना साधारणतः राइजोम के रूप में पाया जाता है। पौधे में बीजाणु होते हैं, जिसके द्वारा बीजाणु जनन की प्रक्रिया इनके अंतर्गत होती है। संभन ऊतक पूर्णतः विकसित होते हैं, लेकिन जाइलम में वेसिल्स कोशिकाएं और फ्लोएम में सह कोशिकाएं इसमें उपस्थित नहीं होती हैं। तो ये है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जैसे कि फर्न आपने देखे होंगे, जो लिंगड़े होते हैं, लिंगड़े की सब्जी जब आप खाते हैं तो वो भी टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो आप उसके पौधे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला हम देखते हैं फेनेरोगेम्स के अंतर्गत, जैसे कि हमने बताए थे, सीड वाले प्लांट, बीज वाले प्लांट जो होते हैं, उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। जो फेनेरोगेम्स है ये पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधे भी कहलाते हैं। तो ये दोनों ही, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म, दोनों ही फूल वाले होते हैं। इस समूह के पौधों में फूल, फल तथा बीज आदि सारे होते हैं। अनावृत बीजी या नग्न बीजी सबसे पहला जो आता है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं ये नग्न बीजी होते हैं। इनके बीजों के बाहर आवरण नहीं होता है। ये जो इनके जो फल होते हैं ये स्वयं ही पक करके इनसे बीज नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पर, और अपने आप ही इनके पौधे तैयार होते हैं, जैसे चीड़, देवदार। तो ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। पौधे काष्ठीय होते हैं, यानी इनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं बहुत सारे। इनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं, जो पूर्ण विकसित होती है, काफ़ी गहराई तक जाती है, और इनके अंदर जो परागण की क्रिया होती है वो वायु के द्वारा होती है। परागण आप समझते होंगे, पराग कणों का एक पौधे से दूसरे पौधे में जाना ही परागण कहलाता है। ये मरुद्भिद यानी सूखे स्थानों में पाए जाने वाले पौधे हैं, जीरोफिटिक। मरुद्भिद का मतलब जीरोफिटिक। और वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा इस जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत है सिकोया, सिकोया सेम्परविरेंस इसके अंतर्गत आता है, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर के लगभग होती है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा जेमिया प्रीमिया कहलाता है। अब इसके बाद हम आते हैं जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर। तो जिम्नोस्पर्मी जो पौधे हैं, भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने के रूप में उपयोग लाया जाता है। इनसे साबूदाना, सागो बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम भी कहा जाता है। इनकी लकड़ी चाहे चीड़ हो, सिकोय हो, देवदार हो, स्यूस हो आदि की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम में उपयोग में लाई जाती है। तो आप देखते होंगे जितने भी फर्नीचर हैं वो अधिकांशतः जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे होते हैं। वाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकलता है, देवदार की लकड़ी से सिड्रस ऑयल निकलता है, सिड्रस का तेल, तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेड्स कास्ट तेल मिलता है, जो कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। इन पौधों से टेनिन मिलता है, जो कि चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है।
इसके अलावा रेजिन मिलता है जो कि वार्निश, पेंट आदि बनाने के काम में आता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले ग्रुप पे। अभी हमने अनावर्त बीजी का अध्ययन किया था, अब हम आवर्त बीजी पे आते हैं। तो आवर्त बीजी इस समूह में पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं, बाहर नहीं गिरते। जैसे कि चीड़ में अपने ही आप उसके फल बाहर गिर जाते हैं, जबकि इन पौधों में ऐसा नहीं होता है। आम, अमरूद, आप जितने भी बड़े बड़े पौधे लेंगे तो वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इन पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्णतया विकसित होते हैं। जैसे कि ये तो आपका अनावर्त बीजी में भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं। इस उपसमूह में पौधों में बीज पत्र होते हैं। तो इसमें जो बीज होते हैं, बीजों में बीज पत्र पाए जाते हैं और बीज पत्र की संख्या के आधार पर ही इनके दो वर्ग बनाए गए हैं। एक ऐसे वर्ग वाले पौधे हैं जिनमें एक बीज पत्र होता है और दूसरे वर्ग में ऐसे पौधे हैं जिनमें द्विबीज पत्र होता है। एक बीज पत्र यानी कि उसका जो बीज होता है उसको दो फलियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और द्विबीजपत्री जिनके बीज को दो फलियों में विभाजित किया जा सके। द्विबीजपत्री में आप देख सकते हैं चना, अगर आप चने को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उससे चने के दो अलग अलग फलियां निकलेंगी, तो इसका मतलब वो द्विबीजपत्री है। मटर आप ले लें तो मटर भी द्विबीजपत्री है, ठीक है। एक बीजपत्री जैसे लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ये सब के सब एक बीजपत्री पौधों के अंतर्गत आते हैं। लिलिएसी, पाल्मी और ग्रेमिनेसी ये इनके कुल के नाम हैं, ठीक है, जीनस के नाम हैं, जो कि एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा द्विबीजपत्री में मूली, शलजम, सरसों, कपास, भिंडी, गुड़हल, बबूल, छुईमी, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली, दलहन फसलें, सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, दहलिया, नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ठीक है। और क्रूसीफेरी हो गया, मालवेसी हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया, कंपोजिटी हो गया, रूटेसी हो गया, कुकरबिटेसी हो गया, ये सारे के सारे जीनस इस द्विबीजपत्री वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरे अलग अलग पौधों के संगठनों का अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे।